नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 12 फरवरी 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिल्ली पुलिस CPO-SI, बिहार SI, UP-SI, साथ साथ जैसे GIC के एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उसमें जो GK पार्ट आएगा उसके लिए भी यह मदद करेगा और स्टेट सर्विसेज के लिए भी यह लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में पहला टॉपिक है वन नेशन वन रजिस्ट्री स्कीम। दोस्तों जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन सॉफ्टवेयर, उसी की तर्ज पर यह कोशिश हो रही है सरकार की कि देश के ज़्यादातर राज्यों की लगभग 90% से अधिक जमीनों का डिजिटलीकरण हो चुका है। यानी कि अब आप अपनी जमीन को या अपने भूमि दस्तावेज को आप कंप्यूटराइज देख सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपकी ज़मीन आपके नाम है या नहीं। तो इस तरह से इसे वन नेशन वन रजिस्ट्री स्कीम लागू करने में मदद मिलेगी। तो डिजिटलीकरण के लिए भूमि दस्तावेज और ज़मीनों के मालिकाना हक का कंप्यूटरीकरण पहले ही किया जा रहा है। दोस्तों अब तक 24 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में यह कार्य लगभग पूरा हो चुका है। देश में भूमि की रजिस्ट्री को पारदर्शी बनाने के साथ साथ एक समान करने की दिशा में भी प्रगति हो रही है और इस पहल से जमीन के एक ही नंबर की कई लोगों के नाम फर्जी रजिस्ट्री कराने पर अंकुश लग सकेगा। आप लोग जैसे कभी कभी देखते हैं कितना जांच पड़ताल के बाद कोई भी जमीन रजिस्ट्री कराते हैं, पता चलता है कि उसी पर 3 लोग पहले से ही रजिस्ट्री करा चुके हैं और फिर वहां पर संघर्ष होता है। तो ऐसे में पारदर्शिता लाने के लिए यह स्कीम लाने की बात चल रही है। दोस्तों नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत वन नेशन वन सॉफ्टवेयर भी लाया गया है। यह देश के 10 राज्यों जिसमें अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम और पंजाब के लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो यानी कह सकते हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह 10 वन नेशन वन सॉफ्टवेयर का लाभ उठा रहे हैं। तो इसी तरह से भूमि दस्तावेज का कंप्यूटरीकरण करने के साथ जमीन के नक्शे का भी डिजिटलीकरण किया जा रहा है। 22 राज्यों के 90% से अधिक भूमि के नक्शे को डिजिटल किया जा चुका है, जिसमें 24 राज्य भी शामिल हैं। रजिस्ट्रार व सब रजिस्ट्रार ऑफिसों को इसके साथ जोड़ दिया जाएगा और ज़मीन का बैनामा कराते समय जो ज़मीन का स्वामी होगा यानी जिसकी ज़मीन होगी, रजिस्टर मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाएगा। उसके बाद eKYC पेमेंट गेटवे पैन का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद फर्जी बैनामा कराना आसान नहीं होगा। तो ये सरकार की काफ़ी अच्छी पहल है, इससे बहुत लाभ होगा लोगों को। अब बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है, यह कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया। फ्रेंच सिक्योरिटी रिसर्चर सेज मेड इन इंडिया कू ऐप आजकल खूब चर्चा में है दोस्तों। यह ट्विटर का विकल्प है। तो कू ऐप इज लीकिंग पर्सनल डाटा ऑफ यूजर। हालांकि फ्रांस की जो सुरक्षा एजेंसी है उसने कहा है कि इसमें डाटा लीक हो सकता है। तो आजकल सोशल मीडिया पर मेड इन इंडिया कू ऐप काफ़ी चर्चा में है। कई यूजर ने तो इस पर अकाउंट भी बनाना शुरू कर दिया है। इस ऐप को ट्विटर का विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इवन केंद्रीय मंत्री जो हैं पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद ने भी कू ऐप पर अपना अकाउंट बना लिया है। कू ऐप की चर्चा याद रखना दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में भी किए थे। वहीं अब फ्रांस के सुरक्षा विशेषज्ञ ने कू ऐप के यूजर्स को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस ऐप पर जिनके भी अकाउंट हैं वे सुरक्षित नहीं हैं, उनके डाटा को लीक किया जा रहा है। तो भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ट्विटर और सरकार के बीच चल रहे मतभेद के चलते पिछले कुछ दिनों में
कू को अचानक काफ़ी लोकप्रियता हासिल हो गई है। ट्विटर पर पोस्ट किए गए स्क्रीनशॉट का हवाला देते हुए बैप्टिस्ट, ये फ्रांस के हैं, उन्होंने दावा किया है कि कू के यूजर्स को व्यक्तिगत जानकारी किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है, इसे लीक किया जा सकता है। हालांकि इस पर जांच चल रही है। कू में यूजर्स की ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस जैसी किसी भी तरह की निजी जानकारियां सुरक्षित नहीं हैं। कुछ अन्य स्क्रीनशॉट में बैप्टिस्ट ने यह भी सुझाव दिया है कि कू के डोमेन को चीन में स्थित रजिस्ट्रेंट के साथ अमेरिका में भी रजिस्टर्ड किया गया है। तो दोस्तों, कू एक भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसे ट्विटर का विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। ट्विटर को अच्छा टक्कर दे सकता है। सीधे शब्दों में यह कहा जाए तो कू एक मेड इन इंडिया ट्विटर है। यह हिंदी, अंग्रेजी समेत 8 भारतीय भाषाओं में अभी उपलब्ध है। कू को ऐप और वेबसाइट दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका भी इंटरफेस ट्विटर जैसा ही है। इसमें शब्दों की सीमा 350 टू 400 है। इसी सप्ताह कू ने अपनी सीरीज फंडिंग के हिस्से के रूप में 30 करोड़ रुपए जुटाएं और यह फंडिंग इंफोसिस, ये सॉफ्टवेयर की कंपनी है दोस्तों, नारायण मूर्ति इसके चीफ मेंटर थे, तो मोहनदास पाई की 314 कैपिटल की ओर से हुई है। इससे पहले कू को एक से जो जैसे कि है ये कंपनियां हैं, इसमें ध्यान रखना, कलारी कैपिटल, एसएल पार्टनर, इसको ध्यान रखेंगे, एसएल पार्टनर, यहाँ पर इसको एसएल पार्टनर्स, और इसके साथ साथ ब्लूम वेंचर्स, ड्रीम इंक्यूबेटर से भी फंडिंग मिली है। और दोस्तों, कू के संस्थापक जो हैं सीईओ अप्रमेय राधा कृष्णन हैं, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है तीसरा, मेडिकल डिवाइस पार्क। तो आत्मनिर्भर भारत की ओर फिर हमारे देश ने कदम बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बनाने जा रहा है। वर्ष 2023 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिए एक छतरी के नीचे चिकित्सा उपकरण उद्योग को स्थापित करना है। यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय की एक उप योजना है। तो मेडिकल डिवाइस पार्क को 2 चरणों में बनाया जाएगा। पहले चरण में 125 एकड़ में शेड बनाकर उद्योगों को आवंटित किए जाएंगे एंड सेकेंड स्टेप में 225 एकड़ एरिया में भी यह योजना आएगी। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिए एक छतरी के नीचे चिकित्सा उपकरण उद्योग को स्थापित करना, यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय यहाँ पर 2 बार हो गया है, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। यह कह सकते हैं मेडिकल डिवाइस पार्क की खासियत है कि इसमें उद्योग कम समय में लग सकेंगे। उद्योगपतियों को न जमीन खरीदनी पड़ेगी और न इसमें इमारत बनाने की जरूरत होगी। उनकी लागत भी कम आएगी। इससे कम समय में उद्योग को शुरू किया जा सकेगा और सरकारी प्रक्रिया भी होगी। तो इस तरह से इस तरह का एक विशाखापट्टनम, दोस्तों ये कहाँ है विशाखापट्टनम? अब आंध्र प्रदेश की एक राजधानी के रूप में इसको भी, आंध्र प्रदेश में जैसे 3 राजधानियों की घोषणा की गई है तो विशाखापट्टनम भी है। तो ये तट पर है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। तो यहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क बना हुआ है, तो वहाँ इसी तरह का शेड का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के अधिकारी वहाँ पर जा कर के इसकी जाँच करेंगे, अध्ययन से जुड़े लोगों से चर्चा कर इसे डिज़ाइन किया जाएगा और शेड की कीमत जमीन और निर्माण खर्च को जोड़कर तय की जाएगी। दोस्तों, मेडिकल डिवाइस पार्क में फिलहाल 100 के करीब शेड तैयार किए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो दूसरे चरण में जल्द बनाए जाएंगे और ये शेड 90 साल की लीज पर लिए जाएंगे। तो इस तरह से केंद्र सरकार 4 राज्यों में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने का निर्णय लिया है। तो इस तरह से अगर यह सही होता है, आवेदन किया गया है, अगर इसे योजना में चुन लिया जाता है तो मेडिकल पार्क को बनाने में केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपए का अनुदान भी मिलेगा। और इस तरह से 4 जो पार्क हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में स्थापित किए जाएंगे और उत्तराखंड और गुजरात ने भी इस तरह के पार्क के लिए केंद्र से संपर्क किया है। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा डेटा दिया है, पिछले 5 साल में आयात हुई है जो फार्मास्यूटिकल उद्योग से संबंधित, जैसे बाजार में 2018-19 में देख रहे हैं 38.837, तो यह बाजार करोड़ रुपए में है। तो इस तरह से दिया गया है, इसको देख सकते हैं। और मेडिकल डिवाइस का जो भारतीय बाजार है एशिया में 4th पोजीशन पर है, ध्यान रखिएगा। यानी जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद भारत का बाजार है और इसमें 100% एफडीआई की मंजूरी है। इस क्षेत्र में 75% उपकरण विदेशों से ही हम आयात करते हैं। और किस उपकरण का कितना बाजार है, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण,
देख रहे हैं 2564 यानी 66%, और ये सब कितने लाख में है, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो यह इस तरह से भी काफी महत्वपूर्ण खबर है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क, हालांकि हमारा ही भाग था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे तोड़कर हमारे देश का विभाजन करके गए, दो देशों में बंट गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो पाकिस्तान ने 450 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली बाबर क्रूज मिसाइल। अब यहीं से प्रश्न बन जाएगा कि बाबर क्रूज मिसाइल किस देश की है। तो सेना ने बताया है कि बाबर क्रूज मिसाइल पूरी सटीकता के साथ जमीन और समुद्र में यह लक्ष्य भेद सकती है, और अत्याधुनिक मल्टी ट्यूब परीक्षण वाहन से मिसाइल को दागा गया है। और इसमें प्रधानमंत्री वहां के कौन है? इमरान खान हैं, राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल जुबैर महमूद हयात ने इस कामयाबी के लिए बधाई दी है। और दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, पिछले 3 हफ्तों में यह तीसरा परीक्षण है। इससे पहले 3 फरवरी को पाकिस्तानी सेना ने परमाणु क्षमता से संपन्न 290 किलोमीटर तक सतह से सतह पर मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था, वो भी सफल था। पाकिस्तान ने 20 जनवरी को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, इसका नाम परीक्षण किया, और यह मिसाइल 2750 किलोमीटर तक निशाने को भेद सकती है। तो ऐसे में देख सकते हैं कि भारत अपनी रक्षा पंक्ति को बहुत बखूबी मजबूत कर रहा है। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, तो एक तरफ पश्चिम में पाकिस्तान, तो पूरब उत्तर पूर्व में चीन बैठा हुआ है मुंह बाए। तो इस तरह से देख सकते हैं कि भारत चारों तरफ से चौकन्ना रहता है, इधर समुद्री सीमा से लेकर के स्थलीय सीमा, हर जगह भारत अपने आप को मजबूत कर रहा है, अपनी रक्षा पंक्ति को, और जिसकी वजह से हमारे देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दोनों को मजबूत कर रहा है। तो ऐसे में यह पड़ोसी देश भी पीछे नहीं है। तो ऐसे में भारत को बराबर नजर बनाए रखनी होगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है ईरान स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम मेटल। दोस्तों फिर से इसने IAEA के जो परमाणु संधि थी उसका उल्लंघन करते हुए संयुक्त राष्ट्र की जो परमाणु निगरानी एजेंसी है, जिसे याद रखना दोस्तों IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर वियना में है, जो कि किस नदी के किनारे बसा है? डैन्यूब नदी के किनारे बसा है। तो उन्होंने बताया है कि ईरान के यूरेनियम धातु का उत्पादन शुरू करने की उन्होंने पुष्टि की है, जो कि 2015 के परमाणु समझौते का यह उल्लंघन है। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख कौन है, यह भी ध्यान रखना दोस्तों, राफेल ग्रासी, पहले यूकिया अमानो हुआ करते थे, तो उनकी मृत्यु के बाद यह अर्जेंटीना के हैं। राफेल ग्रासी साहब ने सदस्य देशों को बताया कि उनके निरीक्षकों ने 8 फरवरी को इस बात की पुष्टि की कि ईरान 3.6 ग्राम यूरेनियम धातु का इस ईरान के इस्फहान संयंत्र में उत्पादन कर रहा है। दोस्तों यूरेनियम धातु का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जा सकता है, और इसके उत्पादन पर शोध परमाणु समझौते के तहत विशेष रूप से निषिद्ध है। अमेरिका के 2018 में परमाणु समझौते से अलग होने के बाद से ईरान की राजधानी तेहरान ने कई बार इस समझौते का उल्लंघन किया है। थोड़ा सा ईरान और IAEA के बारे में जान लीजिए। यह देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में है, जो कि डैन्यूब नदी किनारे बसा है। इसका स्थापना हुई थी 1957 में, और इसके हेड हैं, महानिदेशक राफेल ग्रासी हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। थोड़ा सा ईरान के बारे में देख सकते हैं। ईरान इधर कैस्पियन सागर, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है, 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है, और दोस्तों ये खारे पानी की झील है। अब इसको देखिए, स्पर्श करने वाले देश पाकिस्तान भी स्पर्श करता है, अफगानिस्तान भी करता है, तुर्कमेनिस्तान करता है, जिसकी कैपिटल अशखाबाद है, अफगानिस्तान की काबुल है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, और इधर आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ ओमान को भी स्पर्श कर रहा है, इधर आप देख रहे हैं फारस की खाड़ी को भी कर रहा है, इधर ये इराक है, इसकी राजधानी बगदाद है, जो कि टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टर्की है, जिसकी राजधानी अंकारा है, अजरबैजान जिसकी राजधानी बाकू है, और आर्मेनिया जिसकी येरेवन है, ये अजरबैजान है। तो इस तरह से यह देशों से यह घिरा हुआ है, और दोस्तों यह गैस और पेट्रोलियम के यहाँ पर बहुत सारे भंडार हैं। दोस्तों यहीं पर आप देख सकते हैं
क्या है, यहाँ पर हार्मुज स्ट्रेट है। हार्मुज जल संधि ईरान और ओमान को अलग करती है, फारस की खाड़ी तथा गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है। तो यहाँ पर दस्ते कबीर और दस्ते लुत यह मरुस्थल पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। तो यहाँ की कैपिटल तेहरान है, यहाँ की करेंसी है ईरानियन रियाल और हसन रूहानी राष्ट्रपति हैं और पर्शियन यहाँ की फारसी लैंग्वेज है। अब बढ़ते हैं दोस्तों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। सतीश्वर बालाकृष्णन, यह पिक्चर आप देख सकते हैं, मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। तो एगॉन लाइफ इंश्योरेंस जो कि भारत की पहली एकमात्र डिजिटल जीवन बीमा कंपनी है, जिसने सतीश्वर बालाकृष्णन को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। तो यह अपॉइंटमेंट है, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। फोन पे तो सुना ही होगा, तो फोन पे पार्टनर विथ एक्सिस बैंक। दोस्तों डिजिटल भुगतान मंच है ये। फोन पे ने घोषणा की है कि उसने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मल्टी बैंक मॉडल पर एक्सिस बैंक के साथ भागीदारी की है। साझेदारी फोन पे उपयोगकर्ताओं को एक्सिस बैंक के @AXL हैंडल के साथ कई यूपीआई आईडी बनाने और उपयोग करने का विकल्प प्रदान करेगी। यह सुरक्षित और निर्बाध भुगतान अनुभव प्रदान करते हुए ग्राहकों और व्यापारी समुदाय तक हमारी पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा। और फोन पे के साथ यह सहयोग भारतीय भुगतान पारिसी तंत्र के डिजिटलीकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी मजबूत करेगा। और दोस्तों फोन पे के बारे में जान लीजिए, इसके सीईओ हैं समीर निगम, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। यहां पर देख सकते हैं तमिल फिल्म कुंजंगल विन्स टाइगर अवार्ड एट रोटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। तो तमिल फिल्म कुंजंगल ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटरडम 2021 के 50वें यानी 50 एडिशन में टाइगर पुरस्कार जीता। दोस्तों टाइगर पुरस्कार इस समारोह का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया जाता है। तो कुंजंगल जिसका अर्थ है कंकड़, यहां देख रहे हैं पेबल्स, तो नयन तारा द्वारा निर्मित और विनोद राज PS द्वारा निर्देशित है। दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय फिल्म है। यह पहली तमिल फिल्म है। मलयालम निर्देशक शशिधरन द्वारा निर्देशित पहली फिल्म थी दुर्गा, जिसे यह पुरस्कार मिला है। और टाइगर पुरस्कार में 40,000 यूरो नगद पुरस्कार दिया जाता है, जो विजेता फिल्म के निर्देशक और निर्माता के बीच साझा किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और भी मिस इंडिया का भी खिताब मिल चुका है। तो तेलंगाना राज्य किससे निकला था? आंध्र प्रदेश से। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य भारत का 29वां राज्य बना था। हालांकि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित यानी 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी स्टेट हो गए हैं। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, जिसमें से 2 यूनियन टेरिटरी स्टेट बन गए हैं। तो इस तरह से अब राज्यों की संख्या फिर से 28 हो गई है। तो तेलंगाना की रहने वाली मानसा वाराणसी ने मिस इंडिया फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है। वहीं मान्या सिंह VLCC फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया और मनिका शियोकान VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीतकर फर्स्ट और सेकंड रनर अप रही हैं। कोरोना की वजह से पहली बार हुआ कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट को डिजिटल तरीके से आयोजित किया गया और यह मिस इंडिया कॉन्टेस्ट 57वां एडिशन था, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। तो टॉप 5 में अपनी जगह बनाने वाली ब्यूटी क्वींस थी गुजरात की खुशी मिश्रा, उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह, तेलंगाना की मानसा वाराणसी, कर्नाटक की रति हुलजी और हरियाणा की मनिका शियोकान। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं ACI वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, बेंगलुरु को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से वैश्विक मान्यता मिली है। तो वॉइस ऑफ द कस्टमर उन हवाई अड्डों को मान्यता देता है जो अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देते रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं कि उनकी आवाज़ को कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में सुनी जाए। तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर यही पॉइंट, इससे पहले आप में दिल्ली एयरपोर्ट को भी दिया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं खेल समाचारों में। यह चित्र देख रहे हैं, दुनिया की नंबर 1 निशानेबाज एलावेनिल वलारिवान, यह एलावेनिल ब्रोक अपूर्वीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, और अपूर्वी भी हमवतन है यानी भारत की हैं ये एलावेनिल
वलारिवान जो तीसरे राष्ट्रीय चयन ट्रायल के दौरान महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में अपनी हमवतन अपूर्वा चंदेला के फाइनल के विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर खिताब जीता। दिव्यांश सिंह पवार ने भी पुरुषों की श्रेणी में 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में विश्व रिकॉर्ड तोड़कर खिताब जीता था। पिछला रिकॉर्ड चीन के निशानेबाज के नाम था। इलावेनिल ने 253 अंक जुटाए, जबकि टोक्यो ओलंपिक की कोटा धारक अपूर्वी ने 2 साल पहले ISSF विश्व कप में 252.9 अंक जुटाए थे। तो यह रिकॉर्ड टूट गया है। और दोस्तों 2 बार के ओलंपियन संजीव राजपूत ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन के क्वालिफिकेशन में 1176 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसी तरह से क्वालिफाई कर चुके टोक्यो ओलंपिक के लिए यह है वीरेश प्रताप सिंह तोमर 458.1 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। क्वालिफिकेशन में भी राजपूत के बाद 1172 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। दुनिया की दूसरे नंबर के खिलाड़ी मनु भाकर ने तीसरी महिला 10 मीटर एयर पिस्टल ट्रायल आसानी से जीता। वह क्वालिफिकेशन में 584 अंकों के साथ शीर्ष पर रहीं। अंतिम स्पर्धा में विजय वीर सिद्धू ने पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल वर्ग का भी खिताब जीता। तो विजय वीर ने फाइनल में 35 अंकों के साथ भावेश शेखावत को पछाड़ा, जिन्होंने 29 अंक जुटाए थे। तो यह सारे नाम याद रखना, यह अक्सर आ जाते हैं परीक्षाओं में कि निम्नलिखित का संबंध किस खेल से है, इस तरह से भी। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस में। दोस्तों आज फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय शिक्षा का प्रचार करने के लिए 8 से 12 फरवरी 2021 से वित्तीय साक्षरता सप्ताह लॉन्च किया है। दोस्तों वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 का जो थीम है क्रेडिट अनुशासन और औपचारिक संस्थानों से क्रेडिट, यानी क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, ये भी ध्यान रखेंगे दोनों पॉइंट। और दोस्तों आरबीआई 2016 से वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन पूरे देश में हर साल एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं लेट अस टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों भूगोल से संबंधित तथ्य लिया है, और वो भी है जलधाराएं। तो जलधाराएं क्या होती हैं, इनका क्या योगदान है, तटीय पारिस्थितिकी में इनका क्या योगदान है, अर्थव्यवस्था के लिए भी यह लाभदायक सिद्ध होती हैं, नुकसान भी है तो फायदे भी हैं। तो महासागरीय जलधाराएं महासागरों में नदियों के समान होते हैं तथा एक निश्चित दिशा में गति करती हैं। तो जलधाराएं महासागर में अपनी स्थिति के अनुसार गर्म अथवा ठंडी हो सकती हैं। ये जलधाराएं अपने साथ एक बड़ी मात्रा में जल प्रवाह करती हैं, जिससे इनके निकट पड़ने वाले स्थानों के वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों महासागरीय जलधाराओं के बनने के 3 प्रमुख कारण हैं, ये ध्यान रखना। पहला पृथ्वी का घूर्णन, यानी पृथ्वी कैसे मूव करती है, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जब गति करती है तो इससे महासागरीय जल इसके विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में बल महसूस करता है, और इस बल के कारण विषुवत रेखीय धाराएं, वे जलधाराएं, यानी यहां पर ग्लोब में आप देख सकते हैं विषुवत रेखी, तो विषुवत रेखी यानी विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण में बनती हैं। इसी में जन्म होता है, और ये जलधाराएं कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाती हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल तो पाया ही नहीं जाता। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण है समुद्री हवाओं के कारण, यानी समुद्री सतह पर चलने वाली हवाएं अपने साथ ऊपरी सतह के जल को गति देते हुए चलती हैं, जिससे लहर उत्पन्न हो जाती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है तापमान में भिन्नता के कारण, यानी विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जिस कारण जैसे यहाँ पर देखें ना विषुवत रेखा पर, यही कारण है यहाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जिस कारण यहां महासागरीय जल गर्म होकर ध्रुव की तरफ बहने लगता है, और इसकी वजह से ध्रुवों से ठंडी महासागरीय जल आ जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप जल धाराएं गति करने लगती हैं। दोस्तों यहां पर एक पॉइंट और भी याद रखना, फिर मैं इन जल धाराओं की चर्चा कर देता हूं, ज्यादातर प्रश्न इन्हीं से आता है। जैसे आप देख सकते हैं जो विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जा रही हैं वो गर्म जल धाराएं होंगी, नीचे की ओर जा रही हैं गर्म जल धाराएं, जो ध्रुवों से आ रही हैं वो ठंडी जल धाराएं, जो
जो नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं ध्रुवों से जो है वो भी ठंडी जलधाराएं होंगी, तो ये ध्यान रखना। तो इस तरह से विश्व की प्रमुख जलधाराएं जैसे गल्फ स्ट्रीम जलधारा, इसे जो है ब्रिटेन का कंबल कहा जाता है दोस्तों। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, आप इसको थोड़ा सा मानचित्र में साथ साथ चलते हैं, ये देख सकते हैं मैक्सिको की खाड़ी से उठती है, ये आगे जाते हुए आगे फिर नॉर्थ वेस्ट ड्रिफ्ट हो जाती है, आगे यह देख रहे हैं नॉर्वेजियन, इर्मिंगर, बहुत सारी जलधाराओं में यह बढ़ जाती है और यहाँ पर रूस का मरमांस्क शहर, यहाँ यह पत्तन साल भर खुला रहता है, तो इन्हीं गर्म जलधाराओं की वजह। तो आगे जाकर कई शाखाओं में रेनेल है, कई शाखाओं में बंट जाती है दोस्तों, यह ध्यान रखेंगे गल्फ स्ट्रीम। और यहीं पर लैब्राडोर जलधारा आ रही है ऊपर से, देखिए ऊपर से आ रही तो ये ठंडी है, और दोस्तों जब ये दोनों मिलती हैं उत्तरी अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर, यहाँ पर फंडी की खाड़ी पर जहां मिलती हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। और दोस्तों यहीं पर मछलियों के उत्पादन और प्रजनन के लिए बहुत उपयुक्त दशा होती है, क्योंकि वातावरण सुलभ हो जाता है इन लोगों के लिए। यही कारण है कि यहाँ पर मछली का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है। और दोस्तों यहाँ पर ग्रैंड बैंक, पियरे बैंक, जॉर्ज बैंक, इधर आ पाएंगे ग्रैंड बैंक। तो इस तरह से यह मछलियों के उत्पादन और प्रजनन के लिए जगह जिसे बैंक कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें, देख रहे हैं आयोशियो ऊपर से आ रही थी, ये ठंडी है। क्यूरोशियो जलधारा, ये देख रहे हैं ना गर्म जलधारा है, दोनों मिलती हैं, तो यहाँ भी मछलियों के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त दशा होती है। तब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ पर भी होना चाहिए। देख रहे हैं ना ब्राजीलियन जलधारा है, क्योंकि विषुवत रेखा से चल रही है, गर्म जलधारा है, इधर से इक्वेटर। लेकिन दोस्तों ये देख रहे हैं ना विपरीत दिशा में है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यह ब्राज़ील जलधारा में यह मिल कहाँ रही है, तब समुद्र तट से दूर है, तो मछलियाँ यहाँ से यहाँ निकल जाती हैं, तो यहाँ पर मछलियों का उत्पादन नहीं होता है, यह ध्यान रखेंगे। इसी तरह देख रहे हैं पेरू जलधारा, यह प्रशांत महासागर में चल रही है, ठंडी जलधारा है। वेंगुला जलधारा देख रहे हैं, यह अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती है। इसी तरह से अगुलहास जलधारा देख रहे हैं ऊपर से आ रही है, तो यह पूर्वी तट यानी हिंद महासागर में बहती है। यहीं पर मोजाम्बिक देख रहे हैं, यह भी गर्म जलधारा है। इसी तरह से देख रहे हैं ना पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, यह गर्म जलधारा है, इसी की वजह से दोस्तों बारिश होती है। और यह पश्चिमी जलधारा शुष्क और ठंडी जलधारा है, यही कारण है कि यह पूरा यहाँ तक यह भाग क्या है, मरुस्थली, यानी ऑस्ट्रेलिया का 75% पार्ट डेजर्ट होता है। तो यह इस तरह से आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। इसमें मैंने सारी गर्म जलधाराओं की चर्चा की है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, अगुलहास धारा, अलास्का की धारा। अलास्का की धारा देखिए, ये ऊपर से आ रही, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। यह अलास्का, अलास्का कहाँ है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है। किसी समय में यह रूस का भाग होता था, लेकिन अमेरिका ने इसे 1863 में रूस से खरीद लिया था, यह ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर ब्राजील धारा बता ही दिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई बता ही दिया, इक्वेटोरियल जाहिर सी बात है विषुवत रेखा पर चलेगी, तो यह गर्म। क्यूरोशियो हमने चर्चा कर ही दी। अब बात करते हैं ठंडी जलधाराओं की, कैलिफोर्निया की धारा। अब देखिए कैलिफोर्निया की धारा यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से आ रही है, तो यह ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया प्रांत भी तो यही है, यह देख सकते हैं। और इस तरह से फिर देखिए ऊपर बात करते हैं कैनेरी धारा। ये कैनेरी धारा देखिए कहाँ है, ये देख सकते हैं कैनेरी धारा है, यह जो है यह यूरोप से आती हुई कह सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट तक यह आती है। इसी तरह से दोस्तों लैब्राडोर मैंने बता ही दिया, हम्बोल्ट पेरू देश है जिसके तट पर चलती है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट दक्षिणी प्रशांत महासागर, और आयोशियो की चर्चा किया था, आयोशियो क्यूरोशियो जहां मिलती हैं। और ऑस्ट्रेलियाई यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा वेंगुला की भी चर्चा कर दिया, मानचित्र में देख सकते हैं ये वेंगुला जलधारा ठंडी है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई जलधारा ठंडी है। तो इन्हीं को आप याद रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। तो आज उत्तर देने वालों में हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि मधु आशुतोष, शुभम रुंगटा, सपना देवी, सरबर्था बनर्जी, पूनम कुमावत, इंस्पिरेशनल इन्फो जोन। देखिए यह जीआईसी के एग्जाम के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। आप देखिए जीआईसी में भी कुछ जीएस के भी प्रश्न आएंगे, उसमें करंट भी रहेगा, और जो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम हैं उनके भी पुराने पेपर्स जरूर सॉल्व कर लीजिए। राकेश वर्मा जी हैं, सूरज उपाध्याय जी हैं, अश्विन प्रभा, खेतेश मंसूरिया,
सुजीत पांडे, सौरभ दत्ता, राजेश कुमार, संजय नेगी, मुस्कान हारून शेख, इतने लोगों ने उत्तर और कमेंट दोनों किया है। आज आशा करता हूं कि आप लोग और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो आज पहला प्रश्न है, वन नेशन वन रजिस्ट्री योजना का संबंध किससे है? इज रिलेटेड टू राशन कार्ड, भूमि दस्तावेज एंड स्वास्थ्य कार्ड या मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यानी राशन कार्ड, लैंड डॉक्यूमेंट, हेल्थ कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेड इन इंडिया कू ऐप किसका विकल्प है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या फेस टाइम। नेक्स्ट है, भारत का मेडिकल डिवाइस बाजार के क्षेत्र में एशिया में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। नेक्स्ट है, बाबर क्रूज मिसाइल का किस देश में सफल परीक्षण किया गया? ईरान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कायरो मिस्र की राजधानी है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है और यूक्रेन कीव की राजधानी है। इसी में से बताना है। छठा प्रश्न है, एगॉन लाइफ इंश्योरेंस का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सतीश्वर बालाकृष्णन, राणा कपूर, अरुंधति भट्टाचार्य, राकेश पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटरडम 2021 के 50वें संस्करण में टाइगर पुरस्कार जीता है? बुलबुल, जल्लीकट्टू, कुंजंगल या बिट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसा वाराणसी ने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है, वह किस राज्य से हैं? पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना या कर्नाटक। इलावेनिल वलारिवान का संबंध किस खेल से है? टेनिस, बैडमिंटन, निशानेबाजी या टेबल टेनिस। और अंतिम प्रश्न है, अगुलहास गर्म जलधारा किस महाद्वीप के तट की ओर चलती है? एशिया के पूर्वी तट, अफ्रीका के पूर्वी तट, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट या ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट। तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।